Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 13th of October 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की पीडीएफ चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू दैट टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो और आपको ये कॉस्ट करेगी 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले तो आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द above mentioned UPI ID जो कि यहाँ पर mentioned है। Send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned Gmail account। एक यहाँ पर सेकेंड इनिशिएटिव है जो कि है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम। करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम में करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जा रहा है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जाएगा। बेसिकली जो भी सोर्सेज रेलेवेंट हैं यूपीएससी के लिए उससे करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। आपको एवरीडे बेसिस पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको डेली पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको डेली क्विजेस दिए जाएंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। आप ऑन कॉल मुझसे बात कर सकते हो। अगर आपका डाउट हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक, ज़रूरी नहीं है वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, तो आप बेसिकली अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स विल ऑल्सो बी कवर्ड इन डिटेल। तो स्टैटिक पोर्शन को भी कवर किया जाएगा और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी और मेंस के लिए भी यूज़फुल रहेगी और इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई to the mentioned UPI ID and then you have to send your name, email ID, mobile number, proof of payment to this Gmail account जो कि यहाँ पर मेंशन है। देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप जहाँ पर आपको डेली लिंक्स मिलेंगे वीडियोस के, आपको डेली पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको डेली क्विजेस प्रोवाइड करा जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बेसिकली इसको बाय कर सकते हो। अब हम आज का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है, इन्फ्लेशन राइजेस टू 7.4% इन सेप्टेम्बर, फैक्ट्री आउटपुट डिक्लाइंस इन अगस्त। Rising to a 5-month high, retail inflation rate reached 7.41% in September। फूड इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन है 7.41%। तो इकॉनमी क्या क्या फेस कर रही है? इम्पोर्ट्स हमारे राइज हो रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइजेस राइज हो रहे हैं, जो करेंसी है उसके ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है और आरबीआई आने वाले समय में और ज़्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग करने वाली है क्योंकि इन्फ्लेशन को यहाँ पर कंट्रोल करना है। जो इन्फ्लेशन है वो है 7.41% जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना यहाँ पर ज़रूरी है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नेगेटिव टेरिटरी में जा चुका है आफ्टर अ गैप ऑफ 17 मंथ्स टू -0.8% इन अगस्त। दिस कंपाउंड्स द प्रॉब्लम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये भी इंश्योर करना है कि ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन जो यहाँ पर मेन प्राइमरी मैंडेट है आरबीआई का वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। सेवरल एजेंसीज इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ ने पहले ही इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको यहाँ पर लोअर कर दिया है बिलो 7% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। रिटेल इन्फ्लेशन एट 7.41% फॉर सेप्टेम्बर मार्क्स द 9th कंसेक्यूटिव मंथ जहाँ पर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट है वो आरबीआई की लिमिट से बाहर है। तो आरबीआई को इन्फ्लेशन रेट मेंटेन करना होता है 2 से 6% में, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो है 7.41% एंड 3 years ऑफ स्टेइंग एबव 4% अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द एनएसओ। आरबीआई को गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आरबीआई यहाँ पर इन्फ्लेशन को क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहा है। तो विद दिस द आरबीआई विल नाउ हैव टू राइट टू द गवर्नमेंट इन अ लेटर एक्सप्लेनिंग द रीजंस कि आरबीआई यहाँ पर इन्फ्लेशन को अंडर टारगेट क्यों नहीं रख पा रहा है एज रिक्वायर्ड अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन बिटवीन द आरबीआई एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत आरबीआई को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आरबीआई यहाँ पर इन्फ्लेशन को टारगेट में क्यों नहीं रख पा रहा है। अब आने वाला समय जो है फेस्टिवल है, तो ऐसे में फेस्टिव डिमांड होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उसमें हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। द नेगेटिव ग्रोथ इन कंज्यूमर ड्यूरेबल इज अ बिट परप्लेक्सिंग एज यूजली अराउंड दिस टाइम। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरर्स हैं दे स्टेप अप देयर प्रोडक्शन क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड है फेस्टिव सीजन में इंक्रीज होती है। डिस्पाइट अ हाई फेवरेबल बेस effect next month onwards, inflation rate may rise above 6% given the recent excessive rainfall in early October। तो excessive rainfall है तो इसकी वजह से और ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। लास्ट मंथ आरबीआई गवर्नर ने ये कहा था
कि जो सेंट्रल बैंक यहाँ पर रीजंस बताएगी गवर्नमेंट को कि यहाँ पर आरबीआई क्यों नहीं रख पाई इन्फ्लेशन को टारगेट के अंतर्गत, तो ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होगी और इसको पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं किया जाएगा। एक आर्टिकल आया जिसमें ये कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि ये जो भी यहाँ पर लेटर में एक्सप्लेन किया जाए वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। लास्ट मंथ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास हैड सेड द सेंट्रल बैंक कंसीडर्स द कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट फॉर मिसिंग द इन्फ्लेशन टारगेट्स एज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एंड विल नॉट बी मेकिंग इट पब्लिक। तो इस न्यूज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पता होनी चाहिए, आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पर बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। सेकेंड है यहाँ पर लक्ष्मण रेखा देयर बट वी नीड टू एग्जामिन डीमोनेटाइजेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यही कहा है कि डीमोनेटाइजेशन को एग्जामिन किया जाएगा। ऑब्जर्विंग दैट इट इज अवेयर ऑफ द लक्ष्मण रेखा इन मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वेंसडे सेड इट विल एग्जामिन द प्रोसीजर फॉलोड एंड द मैनर इन विच 2016 डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज वॉज कैरिड आउट बिफोर डिसाइडिंग। क्या ये इशू यहाँ पर सिर्फ एकेडमिक है? The wisdom of the government is one aspect of the matter and we know where the Lakshman Rekha is। अब यहाँ पर ये बात की गई है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एक एकेडमिक इशू बन चुका है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एक बार वो हेयरिंग करना चाहते हैं, but also warned that demonetization will have a short-term negative effect on the GDP for the current year। तो यहाँ पर आरबीआई ने वार्न किया था गवर्नमेंट को कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से शॉर्ट टर्म नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा ऑन द जीडीपी फॉर द करंट ईयर। द आरबीआई डायरेक्टर्स आफ्टर रिसीविंग अ प्रपोजल ड्राफ्ट ऑफ द स्कीम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन नवंबर 2016 आर्ग्यूड दैट कि गवर्नमेंट की यहाँ पर जो रीजनिंग है कि हाई डिनोमिनेशन नोट्स को अगर विड्रॉ कर लिया जाएगा तो उसकी वजह से ब्लैक मनी कर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ और आरबीआई ने पहले ही कहा था ऐसा नहीं होगा। Argued that the government's reasoning that the withdrawal of high denomination currency notes of ₹1000 and ₹500 would help in curbing black money and restrict circulation of counterfeit cash did not really hold good। बाकी यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने यही कहा है कि ये एकेडमिक इशू है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एक बार यहाँ पर हेयरिंग होनी चाहिए। चिदम्बरम सेड द इशू ऑफ वेदर the government can invoke the RBI Act 1934 to demonetize entire currency of a particular denomination is very much alive। और इसका आंसर हमें मिलना चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। एजुकेशन लोन बिड टू हाई गारंटी कैप टू ₹10 लाख। तो जो क्रेडिट गारंटी कैप थी एजुकेशन लोन में वो 7.5 लाख लोन तक की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर 7.5 लाख का जो लोन है वो तो कोलैटरल फ्री मिल जाता था। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कि 90% इन लोन्स को डिस्बर्स करते हैं वो यहाँ पर लोन नहीं देना चाह रहे थे। प्रॉब्लम ये थी ये जो लोन्स थे ये यहाँ पर एनपीएस में कन्वर्ट हो जा रहे थे। तो करंटली एजुकेशन लोन्स अप टू ₹7.5 लाख आर बैक्ड बाय अ क्रेडिट गारंटी फंड विच मीन्स द बैंक्स डू नॉट सीक एनी कोलेट्रल फॉर लोन्स अप टू द गारंटीड अमाउंट। लेकिन सेंटर जो है इसको इंक्रीज करके 10 लाख रुपीज़ कर रहा है। द सेंटर इज लाइकली टू इंक्रीज द गारंटी लिमिट फॉर एजुकेशन लोन्स फ्रॉम ₹7.5 लाख टू ₹10 लाख। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पर 90% ऑफ द लोन्स डिस्पर्जर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पर लोन नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर वो लोन्स देंगे तो वो यहाँ पर एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे। एन इंक्रीज इन द गारंटी लिमिट इज एक्सपेक्टेड टू नज बैंक्स टू ओवरकम एनी रिलक्टेंस इन लैंडिंग अमिड अ सर्ज इन लो वैल्यू एजुकेशन लोन्स टर्निंग इनटू एनपीए। अबाउट 90% ऑफ एजुकेशन लोन्स इन द कंट्री आर डिस्पर्स्ड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। द गवर्नमेंट इज अ टारगेट फॉर पीएसबीज की यहाँ पर 20,000 करोड़ का एजुकेशन लोन देना है फॉर द करंट फिस्कल विद द बैंक्स अचीविंग 19% ऑफ द टोटल टारगेट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। तो अभी तो 19% अचीव हुआ है और यहाँ पर 20,000 करोड़ का टारगेट है। अब हम चलते हैं आगे। अंडर चीता डील सॉट इंडिया सपोर्ट ऑन लिफ्टिंग आइवरी बैन, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हम नामीबिया से चीता लेकर आए हैं 8, इसके बाद हम साउथ अफ्रीका से भी चीता लेकर आएंगे। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ ने हमें चीता तो दिया है, लेकिन उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि आइवरी ट्रेड के रिगार्डिंग इंडिया फेवर में यहाँ पर वोट कर दे साइट्स में। In the deal it signed with Namibia to fly in cheetahs, India agreed to promote sustainable utilization and management of biodiversity by supporting advances in this area of bilateral cooperation। तो साइट्स में वोटिंग होगी। While the word ivory has not been mentioned, Namibia has already sought India's backing under the commitment to support sustainable management at the sites for its long-standing proposal कि जो आइवरी डिराइव की जा रही है एलिफेंट से उसका ट्रेड अलाउ होना चाहिए। अब यहाँ पर आइवरी के अगेंस्ट था इंडिया हमेशा से कि आइवरी का जो ट्रेड है वो बैन होना चाहिए। तो क्या इंडिया यहाँ पर अपना स्टांस चेंज करेगा, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। इट विल बी पुट टू वोट अगेन इन नवंबर एंड इफ इंडिया सपोर्ट्स दिस इट विल मार्क अ रेडिकल शिफ्ट इन पोजीशन, क्योंकि इंडिया ने आइवरी ट्रेड के ऊपर टोटल बैन को बैक किया था सिंस द 1980s। तो साइट्स की यहाँ पर 19th मीटिंग होने वाली है विच इज़ ड्यू इन पनामा नेक्स्ट मंथ।
The Namibian side is more categorical. It will be good if Namibia and other range countries are allowed to trade the ivory stockpiles. अब इनके पास बहुत ज़्यादा आइवरी है, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा आइवरी है, लगभग $250 मिलियन के आइवरी होंगे, लेकिन उसके बाद भी हम आइवरी के ट्रेड को सपोर्ट नहीं करते थे अब तक. With one more country supporting us, it increases our chances to succeed in our proposal. लेकिन ये प्रपोजल फिर भी पास नहीं होगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ यही चाहते हैं कि जो आइवरी का ट्रेड है उसके ऊपर बैन ही हो. Namibia and other three southern African countries, Botswana, South Africa and Zimbabwe, argue that their elephant population have bounced back और उनके पास बहुत ज़्यादा आइवरी है, बहुत ज़्यादा आइवरी का स्टॉक पाइल हो रखा है और अगर वो इंटरनेशनली इसको सोल्ड करेंगे तो उनको काफ़ी रेवेन्यू भी मिल जाएगा. ओपोनेंट्स ऑफ द आइवरी ट्रेड का ये कहना है कि अगर आप एक बार मार्केट में डिमांड क्रिएट कर देते हो तो उसकी वजह से पोचिंग स्टार्ट हो जाती है एलिफेंट्स की. तो ओपोनेंट्स ऑफ द आइवरी ट्रेड काउंटर दैट एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई स्ट्रोक्स डिमांड एंड दैट शार्प स्पाइक्स इन एलिफेंट पोचिंग वर रिकॉर्डेड अक्रॉस द ग्लोब जब यहाँ पर अलाउ किया गया था साइट्स के द्वारा ट्रेड. आइवरी ट्रेड वॉज ग्लोबली बैंड इन 1989 एंड ऑल अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन को डाल दिया गया था साइट्स की अपेंडिक्स 1 में. इसका मतलब ये है ट्रेड को कर दिया गया था बैन. द पॉपुलेशन ऑफ नेमीबिया, बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे वर ट्रांसफर्ड टू अपेंडिक्स 2 in 1997 और साउथ अफ्रीका में इन 2000. नो ट्रेड इज अलाउड इन स्पीशीज जो कि साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है. रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पर ट्रेड अलाउ है जो कि अपेंडिक्स 2 में है. इन 1999 एंड 2008 नेमीबिया अलॉन्ग विद जिम्बाब्वे एंड लेटर बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका वॉज परमिटेड बाई साइट्स की ये यहाँ पर वन ऑफ सेल्स ऑफ आइवरी स्टॉक पाइल कर सकते हैं. Subsequently, Namibia's proposal for allowing a regular form of controlled trade in ivory by delisting the elephant populations of the 4 countries from sites तो ये डिफीट हो चुका था. अब फिर से इसमें वोटिंग होगी. इंडिया हैज़ बीन अगेंस्ट रिमूविंग द बैन ऑन द इंटरनेशनल आइवरी ट्रेड जबकि हमारे पास भी आइवरी स्टॉक पाइल है ऑफ एन एस्टिमेटेड 20 to 30,000 किलोग्राम ऑफ वर्थ ओवर $250 मिलियन. तो हमारे पास भी आइवरी का स्टॉक पाइल है लेकिन उसके बाद भी हम सपोर्ट नहीं करते कि आइवरी की ट्रेड होनी चाहिए. फॉर ओवर 3 decades इंडिया हैज़ अपोज इंटरनेशनल आइवरी ट्रेड. इनफैक्ट इंडिया एंड केन्या टुगेदर स्पॉन्सर द प्रपोजल इन COP12 टू पुट द सदर्न अफ्रीकन एलिफेंट्स बैक इन अपेंडिक्स 1. तो यहाँ पर अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया था. हम चाहते थे कि अपेंडिक्स 1 में हो और ट्रेड पूरी तरीके से यहाँ पर बैन हो. If true, it is certainly a significant shift as India has supported a total ban on the export of all African ivory since the 1990s. फिर यहाँ पर एग्रीमेंट की बात की गई है जो कि हमारे नामीबिया के साथ हुआ है. तो बात की गई है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करेंगे और ये जो भी एग्रीमेंट हमने किया है नामीबिया के साथ दिस इज लीगली बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज. द 5-year एग्रीमेंट विल ऑटोमेटिकली रीन्यू फॉर सक्सेसिव 5-year months अनलेस यहाँ पर टर्मिनेट किया जाता है बाई ईदर पार्टी थ्रू अ 6-month नोटिस. तो इस टॉपिक में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अफ्रीकन एलिफेंट्स. तो अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो या तो आप PDF भी बाय कर सकते हो, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. चीता के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए और बाकी साइट्स तो इसके रिगार्डिंग आपको सारा स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेना है. तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर सारी न्यूज़ डिस्कस कर ली है. तो फर्स्ट है इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन यहाँ पर 7.4% पर पहुँच चुका है. RBI जो है वो इन्फ्लेशन को यहाँ पर टारगेट में नहीं ला पा रहा है. तो RBI को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% पे जो कि RBI नहीं कर पा रहा है. तो RBI को अब गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि RBI यहाँ पर इन्फ्लेशन को क्यों नहीं टारगेट कर पा रहा है. तो RBI के गवर्नर ने ये कहा था कि ये जो यहाँ पर कम्युनिकेशन होगी ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होगी जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जाएगी. लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पब्लिक डोमेन में हो. बाकी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी यहाँ पर नेगेटिव टेरिटरी में जा चुका है. एजुकेशन लोन के लिए जो गारंटी है तो उस अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया गया है ₹2.10 लाख. बाकी हमने चीता डिस्कस किया कि नामीबिया से चीता तो आए हैं लेकिन नामीबिया ये चाहता है कि साइट्स में जब यहाँ पर वोटिंग हो कि आइवरी ट्रेड को अलाउ किया जाना चाहिए तो इंडिया यहाँ पर फेवर में वोट करे. अभी तक इंडिया का ये स्टैंड था कि जो आइवरी ट्रेड है उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए और ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में होना चाहिए. अब नेक्स्ट है NGT. तो आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पता होना चाहिए कि ये NGT एक्ट 2010 से बना था और इंडिया तीसरा कंट्री है जहाँ पर NGT जैसे बॉडी है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है. नेक्स्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल. तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगा, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करेगा. जो भी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रोविजंस थे उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन 2021 में बनाई गई थी. नेक्स्ट है यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ एक्ट मे नॉट बी कवर्ड बाय द अयोध्या वर्डिक्ट. तो यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात की गई थी. द एक्ट स्टेट्स दैट द नेचर ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद एंड अयोध्या शैल बी मेंटेन्ड एज इट वाज ऑन August 15, 1947. तो एक्ट ये कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो नेचर है वो वैसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा. एंड दैट नो सूट शैल लाई इन एनी कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप. तो ये कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कि 15 अगस्त 1947 को जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का जो भी नेचर है वो वैसा ही रहेगा, उसको यहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज तो नहीं कर सकते लेकिन
असर्टेन तो कर ही सकते हैं कि क्या रिलीजियस कैरेक्टर है। had said the ascertainment of the religious character of a place is not barred by the act of places of worship act 2019, जो कि ये कहता है कि places of worship का जो भी यहाँ पर religious character है उसको convert नहीं किया जा सकता। तो ये बात सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ascertainment तो कर ही सकते हैं कि यहाँ पर religious character है क्या। फिर यहाँ पर बात की गई है, Parliament determined that independence from colonial rule furnishes a constitutional basis कि जो भी injustices हुए हैं उनको यहाँ पर हील कर दिया जाए, और जो यहाँ पर religious community है उनके अंदर confidence हो कि जो भी उनके places of worship है उनको preserve किया जाएगा और उसके character को alter नहीं किया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर places of worship act 1991 लाया गया था। अब हम चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर जजमेंट ऑन कर्नाटका हिजाब बैन टुडे। तो कर्नाटका हिजाब बैन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हाई कोर्ट ने कर्नाटका के हिजाब बैन को यहाँ पर अपील किया था। द हाई कोर्ट वाइल होल्डिंग दैट वेयरिंग द हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की, एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 यहाँ पर बात करता है कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपील किया था जो ऑर्डर था जो यहाँ पर स्टेट ने इशू किया था, विच सजेस्टेड दैट वेयरिंग हिजाब कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पर यूनिफॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। अपीलिंग अगेंस्ट दिस सम ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट्स अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट राइट टू वेयर हिजाब यहाँ पर आता है अंडर द एम्बिट ऑफ एक्सप्रेशन, इसीलिए ये प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे कंटेंटेड दैट द राइट टू वेयर हिजाब इज प्रोटेक्टेड बाय राइट टू कॉन्शियंस अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट। तो सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है 2015 में, लेकिन उसके बाद भी लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है अंडर सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट। तो टॉप कोर्ट ने यही कहा है कि किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट। तो टेकिंग नोट ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कंटिन्यूइंग टू बुक पीपल अंडर सेक्शन 66 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और ये जो केस था ये था श्रेया सिंघल केस, 2015 का केस है, जिसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था और ये कहा था ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट है फॉलिंग शॉर्ट। तो हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को गवर्नमेंट को अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यहाँ पर इन्फ्लेशन का टारगेट क्यों नहीं मेंटेन कर पा रही है। तो RBI गवर्नर ने ये कहा कि ये जो कम्युनिकेशन है ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है और इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा। तो आर्टिकल में यही बताया गया है कि पब्लिक डोमेन में इसको रखना ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए। ऑन वेडनेसडे डेटा रिलीज्ड बाय द NSO showed that retail inflation as measured by the consumer price index rose to 5-month high of 7.41%. टू टैकल द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, जो यहाँ पर RBI है लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ इन रिस्पॉन्स रेज्ड द बेंचमार्क रेपो रेट बाय 190 बेसिस पॉइंट सो फार। एज पर सेक्शन 45 ऑफ द RBI एक्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट को मीट करने में फेल हो जाती है, इट विल हैव टू राइट टू द गवर्नमेंट और यहाँ पर रीजंस बताने होंगे कि सेंट्रल जो यहाँ पर बैंक है वो टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाई। और इसके बाद यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या रेमेडियल एक्शंस लेने वाली है, क्या एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाएगा। दिस कम्युनिकेशन फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ होल्डिंग द RBI और MPC अकाउंटेबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। लेकिन यहाँ पर RBI के गवर्नर ने ये कहा है कि जो सेंट्रल बैंक है इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं रखेगा क्योंकि ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू द गवर्नमेंट। दिस मे नॉट बी द करेक्ट अप्रोच, द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट प्लेस दिस कम्युनिकेशन इन द पब्लिक डोमेन, और इसकी वजह से ही ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और अकाउंटेबिलिटी भी होगी और ट्रांसपेरेंसी भी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर लेटिंग डाउन बाबा साहेब। तो हम डिस्कस कर चुके हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, और ये जो भी पूरा इशू है कि यहाँ पर कन्वर्जन हुआ था जिसकी वजह से ये इशू है। तो यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली यही कहा है कि पार्टीज़ यहाँ पर बात तो करती हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की लेगेसी की, लेकिन कोई भी उसको फॉलो नहीं करता है, अपनी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग वो उनको यूज़ करते हैं। द कंट्रोवर्सी ओवर आप मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम्स प्रेजेंस एट अ दलित कन्वर्जन रैली इन दिल्ली लास्ट वीक एंड हिज रेजिग्नेशन टू द आफ्टरमैथ रिवील द डबल स्पीक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हु इन्वोक बाबा साहेब अम्बेडकर आइडल्स एंड क्लेम हिम एज देयर आइकन, जो कि हमें इन प्रैक्टिस नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है द गेट कीपर्स ऑफ गरबा। तो गरबा ट्रेडिशनल फोक डांस है गुजरात का। तो गुजरात इज नोन अमंग अदर थिंग्स फॉर इट्स ट्रेडिशनल फोक डांस कॉल्ड गरबा। अब यहाँ पर इशू क्या है जिसके लिए इतना लंबा आर्टिकल लिखा गया है। तो बेसिकली गरबा फेस्टिवल में कुछ मुस्लिम्स यूथ आ गए थे और उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई, तो वही यहाँ पर बात मेंशन की गई है। सेल्फ अपॉइंटेड गेट कीपर्स ऑफ गरबा फेस्टिवल्स टुक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स एंड पनिश्ड मुस्लिम यूथ्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था गरबा के प्रोग्राम में, अक्यूजिंग देम ऑफ डूइंग सो एज अ पार्ट ऑफ लार्जर कॉन्स्पिरेसी, और वो यहाँ पर लव जिहाद करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो कन्वर्जन लॉज हैं क्या वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए।
तो कन्वर्जन लॉस के फॉर में आपके पास पॉइंट होने चाहिए, अगेंस्ट में पॉइंट होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। तो नॉट ओनली दी सेल्फ अपॉइंटेड गार्डियंस ऑफ हिंदू कल्चर बट ऑल्सो द पुलिस मैन इन प्लेन क्लोथ्स फॉलोड दीज आउटफिट्स। एंड यहाँ पर जो पुलिस है उन्होंने जज का भी काम किया, जूरी का भी काम किया, एग्जीक्यूशनर का भी काम किया, और यहाँ पर जो भी उनको लगा कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और इन्होंने स्टोन पेल्टिंग की थी गरबा इवेंट में, तो उनको पब्लिकली फ्लॉग किया है पुलिस ने। तो बेसिकली आप देख सकते हो जो तालिबान के रिजीम में हो रहा है वही यहाँ पर हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है दैट रिमोट विलेज अलोंग द बॉर्डर, ये हम डिस्कस करते हैं। फाइनेंस कमीशन की बात की गई, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल के अंदर है। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस फाइनेंस कमीशन। देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ फेडरल फाइनेंस। द ऑब्वियस बिट इज सेक्शन 142 फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंड करती है कि टैक्स डिवोल्यूशन कैसे होगा, वर्टिकल डिवोल्यूशन कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसे होगा। अब ऑथर ने यहाँ पर ये बताया है कि डिवोल्यूशन के टाइम एरिया तो यहाँ पर लिया जाता है कि एरिया कितना है, जिस स्टेट का ज़्यादा एरिया उसको यहाँ पर ज़्यादा टैक्स मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन है वो टोपोग्राफी को नहीं देखता है, तो टोपोग्राफी को भी अकाउंट में लेने की ज़रूरत है। पूरे आर्टिकल का यही क्रक्स है, लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। Since public goods have a specific meaning for economists and this basket has items that are typically collective private goods, तो यहाँ पर कर्लियो आइलैंड की बात की गई जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। 2011 सेंसस तक वहाँ पर 2 लोग रहते थे। पुलोमिनो आइलैंड ऑल्सो इन अंडमान एंड निकोबार हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 20 इन 2011। एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस बहुत सारे अटेम्प्ट किए जाते हैं कि जो वोटर्स हैं उन रिमोट लोकेशंस में वो भी यहाँ पर वोट करें। नो वन शुड बी डिसइनफ्रेंचाइज्ड बिकॉज ऑफ रिमोटनेस ऑफ लोकेशन। और इसी के बेसिस पर आप ये कह सकते हो कि स्टेट का अलग अलग रेवेन्यू होता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पर कम लोग हैं, टोपोग्राफी ऐसी है तो आप उनको डीपॉपुलेट करा दो। वो यहाँ पर लोगों का प्रेरोगेटिव है कि वो डीपॉपुलेट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, वो यहाँ पर माइग्रेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिवली द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग दैट बास्केट में वेरी अक्रॉस जियोग्राफिकल जोन्स। और यहाँ पर हो सकता है कि जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर एक कंजम्पशन बास्केट को पहुंचाने में ज़्यादा पैसा लगे। ओवर टाइम विलेजेस ऑफ कोर्स गेट डीपॉपुलेटेड, दे आर रीक्लासिफाइड, गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू लार्जर एग्लोमरेशंस और डिसअपियर बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। फॉर इंस्टांस जो यहाँ पर 2 लोगों की पॉपुलेशन थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। अंटिल देन द स्टेट कांट एब्डिकेट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द बास्केट, तो इट कांट बी प्रोवाइडेड इन सच अ रिमोट लोकेशन, देयरफॉर माइग्रेट ये स्टेट नहीं कर सकता। ये लोगों का प्रेरोगेटिव है कि वो वहाँ से जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। दैट वुड बी अ वेरी परवर्स आर्ग्यूमेंट। माइग्रेशन इज अ वॉलंटरी डिसीजन जो कि पुल और पुश फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट होता है। The voluntary decision can't be replaced by a fiat. Indeed, depopulation is not necessarily desirable. Think of remote villages along the border in Arunachal. तो वहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, चाइना जानबूझकर अपनी पॉपुलेशंस को वहाँ पर लेकर आ रहा है। तो विद चाइना फोर्सिबली पॉपुलेटिंग विलेजेस नियर द बॉर्डर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी रिमोट विलेजेस में भी लोग हों। इट इज़ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट दैट रिमोट विलेजेस डू नॉट गेट डीपॉपुलेटेड, तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि रिमोट विलेजेस में लोग हों। इंडीड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एंड बॉर्डर एरियाज हैव वास्टली इंप्रूव्ड, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इंसेंटिव से माइग्रेट होने के वो काउंटर हुए हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग दैट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, द बास्केट एंड द पर कैपिटा, एंड इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। तो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पर यही बताया है समरी में कि फाइनेंस कमीशन जब यहाँ पर टैक्स डिवोल्यूशन करता है तो उसमें एक फैक्टर ये भी लेना चाहिए कि टोपोग्राफी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेन एरिया है और हिल एरिया है तो हिल एरिया में यहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। फाइनेंस कमीशन हैज़ अ वर्टिकल टास्क डिवाइडिंग द डिविजिबल पूल बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स, और उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टास्क होता है कि टैक्स को यहाँ पर कैसे डिवाइड करना है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। अकॉर्डिंगली फ्रॉम द 1st to the 15th फाइनेंस कमीशन हैव अडॉप्टेड डिफरेंट फॉर्मूले, और यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स को लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फॉरेस्ट कैसे हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसी है, एरिया कैसा है, लेकिन इसमें टोपोग्राफी को नहीं लिया गया है। दिस लीव्स वेरिएबल्स लाइक पॉपुलेशन, जोग्राफिकल एरिया, इनकम डिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टेंस एंड फॉरेस्ट कवर। तो बेसिकली ऑथर ने यही कहा कि टोपोग्राफी को भी इंक्लूड करने की जरूरत है। बट द पॉइंट इज दिस, द वे आई अंडरस्टैंड इट, जोग्राफिकल एरिया इज द एस्टिमेटेड एरिया ऑफ ए प्लेन, इट इज इन टोपोग्राफिकल एरिया। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीवर करना जो एरिया यहाँ पर हिली एरिया है। Clearly the letter, there is a ranking of states by geographical area. I haven't seen a similar calculation according to topographical area. तो फाइनेंस कमीशन को यहाँ पर टोपोग्राफिकल एरिया को भी कंसिडर करना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड मोस्ट लाइकली टू स्टे बैक इन डेवलप्ड नेशंस, तो यहाँ पर OECD ने रिपोर्ट रिलीज की है जो कि है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, Indian studies in economically developed countries are the most likely among all foreign students to stay back in their host countries. तो जो भी इंडियन स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, डेवलप्ड फॉरेन कंट्रीज़ में, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो वहाँ पर ही रहेंगे उसके बाद। एंड ज्वाइन द लोकल वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन पैटर्न्स बाई द OECD। तो OECD के बारे में आपको सारे बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए।
द रिपोर्ट टाइटल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022 रिलीज्ड ऑन मंडे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी इंडियंस यहाँ पर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं कि वो वहीं पर रहेंगे और लेबर फोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। Students from China 22% and India 10% account for the largest share of foreign students in OECD countries, the Organization for Economic Cooperation and Development. The report attributes this to the fact that about a third of the world's population, जो कि 20 से 29 साल की होगी, वो इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज में रहती है। However, when it comes to staying on in their host countries by extending their study visas or by obtaining work permits, Indian और Chinese students यहाँ पर remarkably different behavior show करते हैं। Students from China and India, the two largest groups in the international students in the OECD, show remarkably different retention behaviors. तो Indian students की यहाँ पर ज़्यादा chances होते हैं कि वो अपने host country में ही रहेंगे। The retention behavior of Chinese students is more diverse with overall larger shares leaving after their education. लेकिन यहाँ पर जो Chinese लोग हैं वो एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वो होस्ट कंट्री को लीव कर देते हैं जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और वो अपनी कंट्री में वापस आ जाते हैं। लेकिन इंडियंस स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं वो वापस आ जाएं। द OECD रिपोर्ट कैप्चर्स अ ट्रेंड दैट द सेंटर इज ट्राइंग टू रिवर्स। इन रीसेंट ईयर्स गवर्नमेंट ने यहाँ पर एम्फेसाइज किया है कि जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है उसको हमें ब्रेन गेन करना है। इन अदर वर्ड्स, द गवर्नमेंट इज कीन ऑन रिटेनिंग टैलेंट एट होम। नेक्स्ट यहाँ पर रेड अलर्ट 69% डिप इन वाइल्ड लाइफ इन 5 डेकेड्स। तो यहाँ पर रिपोर्ट की बात की गई है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जो कि बाई एनुअल रिपोर्ट है, मतलब 2 साल में एक बार रिलीज होती है और इसको रिलीज करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिश हैव सीन अ 69% ड्रॉप बिटवीन 1970 एंड 2018 एज पर द लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जिसको कि रिलीज किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। इंडिया में हनी बीज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है एंड 17 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स इन दिस पीरियड। वोरा सेड द रिपोर्ट फाइंड्स दैट हिमालयन रीजन और जो वेस्टर्न घाट का रीजन है ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है एंड वेयर इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी लॉस इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इफ टेम्परेचर्स आर टू इंक्रीज। फिर यहाँ पर बात की गई IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग सोज साइकैट्स एंड एंशिएंट ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स आर द मोस्ट थ्रेटेंड स्पीशीज और बाकी यहाँ पर कोरल्स बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं फॉलोड बाई एम्फीबियंस। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। फाइनेंस मिनिस्टर ग्रोथ टॉप फोकस। तो यहाँ पर पूछा गया था कि 2024 के बजट का यहाँ पर मेन फोकस क्या रहेगा, तो बताया गया कि ग्रोथ यहाँ पर फोकस है लेकिन इन्फ्लेशन को भी मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है कॉमन विंडो फॉर इंटर रेगुलेटरी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर FSDC मेंशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो जो IRTG है, Inter-Regulatory Technical Group on FinTech, it has been constituted under the aegis of the subcommittee of the FSDC for inter-regulatory coordination among the financial sector। तो FinTech related issues के लिए यहाँ पर IRTG को बनाया गया है जो कि बना है under the aegis of the subcommittee of the FSDC। नेक्स्ट है इंडिया UK FTA ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो जब यहाँ पर UK के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे तब यहाँ पर बात की गई थी कि दिवाली तक यहाँ पर जो FTA है वो फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन अब ये जो FTA है ये फाइनलाइज होने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है और ये कोलैप्स हो सकता है। अब ये कोलैप्स क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन में इनकी जो इंडियन ओरिजिन होम सेक्रेटरी हैं इन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ ट्रेड डील में उनको ऐसा डर है कि माइग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और जो इंडियंस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं जो कि ओवर स्टे करते हैं अपने वीज़ाज़ पर। तो लास्ट वीक द इंडियन ओरिजिन होम सेक्रेटरी सेड इन एन इंटरव्यू दैट शी फियर्ड अ ट्रेड डील विद इंडिया वुड इंक्रीज माइग्रेशन टू द UK व्हेन इंडियंस ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वीज़ा ओवर स्टेट्स। तो ये इनका कहना है। अब हम चलते हैं आगे। रेड कॉर्नर नोटिस। तो कल हमने इंटरपोल डिस्कस कर लिया है, एक बार यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटरपोल और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच कंप्राइजिंग 195 मेंबर कंट्रीज, जो कि पुलिस फोर्सेज को हेल्प करता है इन ऑल दीज कंट्रीज कि अपने एक्शंस को वो कोऑर्डिनेट कर सकें। अकॉर्डिंग टू द इंटरपोल वेबसाइट द ऑर्गेनाइजेशन एनेबल्स मेंबर कंट्रीज कि वो यहाँ पर डेटा शेयर करें ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स एंड ऑफर्स टेक्निकल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट। रेड कॉर्नर नोटिस कब यहाँ पर जारी किया जाता है, क्रिमिनल्स और सस्पेक्ट्स जो कि यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं टू एवेड फेसिंग जस्टिस, तो उनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस यहाँ पर सर्व किया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस आर इशूड फॉर फ्यूजिटिव्स जिनको कि यहाँ पर वांट किया जा रहा है फॉर प्रोसिक्यूशन और टू सर्व अ सेंटेंस, तो यहाँ पर रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जाता है। इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू लॉ एन्फोर्समेंट वर्ल्ड वाइड कि इस पर्सन को लोकेट करो और इस पर्सन को एक्स्ट्राडिट करो, लेकिन ये कोई अरेस्ट वारंट नहीं होता है। RN is published by Interpol at the request of a member country. The country is issuing the request need not to be the home country of the fugitive। और यहाँ पर जो कंट्री रिक्वेस्ट कर रहा है रेड कॉर्नर नोटिस की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो पर्सन है वो उसी कंट्री में यहाँ पर रहने वाला हो।
इज एन आर इन अ वारंट ऑफ अरेस्ट? तो नहीं, ये वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं होता है। तो रेड नोटिस इज ओनली एन इंटरनेशनल वांटेड पर्सन्स नोटेड, इट इज नॉट एन इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट। इंटरपोल इटसेल्फ डज नॉट वांट इंडिविजुअल्स, दे आर वांटेड बाय अ कंट्री और एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। फिर यहाँ पर डार्ट मिशन की बात की गई है। तो डार्ट था डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। अब डार्ट मिशन में क्या था, तो बेसिकली यहाँ पर जो स्पेसक्राफ्ट है वो एस्टेरॉइड से क्रैश किया, और इसका मेन एम ये था डेमोन्स्ट्रेट करना कि क्या अगर स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर एस्टेरॉइड से क्रैश करेगा तो क्या हम एस्टेरॉइड की ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, तो फॉर एग्जांपल कोई एस्टेरॉइड फ्यूचर में कभी अर्थ को हिट करे या थ्रेट हो कि ये अर्थ को हिट कर सकता है, तो क्या हम उसकी ट्रेजेक्ट्री को डेविएट कर सकते हैं। तो उसके लिए ही इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया, और इसको नासा ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए इन सितंबर डेलिबरेटली कोलाइडेड इट्स स्पेसक्राफ्ट विद एन एस्टेरॉइड जो कि सन को ऑर्बिट कर रहा था 11 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। द डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, was aimed at the 160 मीटर वाइड डाइमॉर्फोस and was able to push it closer to its larger parent asteroid। तो यहाँ पर डाइमॉर्फोस का पेरेंट एस्टेरॉइड है डाइडमोस। बिफोर द कॉलिजन डाइमॉर्फोस को लगते थे 11 घंटे 55 मिनट टू ऑर्बिट द लार्जर डाइडमोस। अभी टाइम जो है ये कम होकर हो चुका है 11 घंटे 23 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो एस्टेरॉइड है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको डेविएट कर सकते हैं, और नासा ने इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है थ्रू द डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर रीडिंग IMF's इकोनॉमी रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो सेंट्रल मैसेज ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इट पब्लिशेस 2 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक्स ईच ईयर, और इसके बाद यहाँ पर 2 अपडेट्स भी आते हैं। तो 2 बार पब्लिश भी होती है, 2 बार अपडेट भी आते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि स्टैगफ्लेशन आ सकता है। स्टैगफ्लेशन वर्ड का तो यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट से यही पता चल रहा है कि स्टैगफ्लेशन आ सकता है। स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब है, स्टैग्नेशन, ग्रोथ भी नहीं हो रही है और इन्फ्लेशन भी है। Describing an economic state where growth stalls even as inflation remains high and persistent। तो स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन भी है और इन्फ्लेशन भी है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना की जो यहाँ पर इकोनॉमी है, इट विल कंटिन्यू टू फॉल। persistently high inflation and stalling growth is possibly the toughest policy challenge जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। ग्रोथ के ऊपर आउटलुक क्या है, तो इंडिया की ग्रोथ को भी यहाँ पर कम किया गया है, लेकिन इंडिया उसके बाद भी 5% से ज़्यादा ही ग्रो करेगा। बाकी कोई भी इकॉनमी यहाँ पर 5% से ज़्यादा ग्रो नहीं करने वाली है। ग्लोबल कोर इन्फ्लेशन मेजर्ड बाई एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी 6.6% ऑन अ फोर्थ क्वार्टर। डाउनसाइड रिस्क क्या है, तो पहला रिस्क है पॉलिसी मिसकैलिब्रेशन का, जो कि हमें यूके में देखने को मिला, और यूके में उसकी वजह से क्राइसिस भी आ गई थी। यहाँ पर जो पाउंड था वो क्रैश कर गया था। गिवन द प्रिकेरियस सिचुएशन फेसिंग मोस्ट इकोनॉमीज एज वेल एज मैसिव अनसर्टेनिटी, जो फिस्कल है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अलाइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यूके में क्या हुआ, यूके में जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी है वो यहाँ पर अलाइंड हमें नहीं देखी जब यहाँ पर लिज ट्रस की सरकार आती है। अ गुड example what recently happened in the UK where the Liz Truss government resorted to an expansionary fiscal policy। तो यहाँ पर जो उनका बैंक है वो कोशिश कर रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, मार्केट में पैसा कम जाए, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या फिस्कल पॉलिसी रख रही है कि यहाँ पर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो। इवन एज द बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज ट्राइंग टू रेज इंटरेस्ट रेट टू कंटेन हिस्टोरिकली हाई इन्फ्लेशन। तो ये नहीं करना है, जिसकी वजह से यूके में मिनी फाइनेंशियल कोलैप्स आ गया। लेकिन अगर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अलाइंड है तो उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है जो कि हम डिस्कस करेंगे। व्हेन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज आर अलाइंड देयर कैन बी अदर मिस्टेक्स। फॉर इंस्टेंस मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स कैन ओवर टाइटन देयर स्टांस, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रोथ जो है पूरी तरीके से स्टॉल हो जाएगी। ओवर टाइटनिंग रिस्क स्टॉलिंग ग्रोथ वाइल अंडर टाइटनिंग रिस्क इन्फ्लेशन सीपिंग थ्रू टू कोर इन्फ्लेशन एंड टेकिंग लॉन्गर टू कंटेन। अब हम चलते हैं आगे। लैंग्वेजेस पैनल रिकमेंडेशंस एंड फ्रेश हिंदी इम्पोजिशन रो। The 11th volume of the report of the official language committee headed by Home Minister अमित शाह, तो यहाँ पर रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया है टू द प्रेसिडेंट, और इसकी वजह से एंग्री रिएक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। और इनका ये कहना है कि हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश की जाएगी और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। अभी तक जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रिपोर्ट में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु है और केरला है उनका ये कहना है कि बेसिकली हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। द Committee of Parliament on Official Language was set up in 1976 under Section 4 of the Official Languages Act 1963। अब Section 4 क्या कहता है Official Languages Act 1963 का? There shall be constituted a committee on official language on a resolution to that effect being moved in either house of the parliament। अब इसमें और बाकी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है? दिस इज़ बिकॉज अनलाइक अदर पार्लियामेंट्री पैनल्स, जो कमेटी है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द होम मिनिस्ट्री, और इसके अलावा ये अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट को सबमिट नहीं करता है, ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है टू द प्रेसिडेंट। द पैनल सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट हु शैल कॉज द रिपोर्ट टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेंड टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स।
तो यहाँ पर पैनल ने क्या रिकमेंडेशंस दी है, तो पैनल की यहाँ पर रिकमेंडेशंस अभी भी पब्लिक नहीं है। सोर्सेज जो कि क्लोज हैं टू द कमेटी, उन्होंने ये कहा है कि लगभग 100 रिकमेंडेशंस दी गई हैं, इंक्लूडिंग दैट की जो हिंदी है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए इन IITs, IIMs एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो हिंदी यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन उन्हीं स्टेट्स में जो कि हिंदी स्पीकिंग है, एंड रीजनल लैंग्वेजेस इन अदर्स। तो बेसिकली हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश नहीं की जा रही एज सच, यहाँ पर जैसा पोर्ट्रे किया जा रहा है। द लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी हिंदी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी वो होगी हिंदी, एंड एफर्ट शुड बी मेड टू टीच द करिकुलम इन हिंदी। लेकिन यहाँ पर करिकुलम हिंदी में हो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। लोअर कोर्ट्स इन यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा एंड राजस्थान ऑलरेडी यूज हिंदी। हाई कोर्ट्स इन अदर स्टेट्स जहाँ पर प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में रिकॉर्ड की जाती हैं और रीजनल लैंग्वेज, तो बेसिकली वहाँ पर ट्रांसलेशंस होनी चाहिए हिंदी में। द पैनल इज लर्न टू हैव टेकन अ सीरियस व्यू ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हिंदी यूज़ नहीं करते हैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी होके। तो पैनल ये चाहता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि उन ऑफिशियल्स को वार्न किया जाए कि आपको यहाँ पर हिंदी को यूज़ करना है, और अगर आप हिंदी को यूज़ नहीं करोगे तो इट वुड रिफ्लेक्ट इन देयर एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। Are the recommendations intended for every state government, its institutions and department across the country? तो नहीं, यहाँ पर states को classify किया गया है into category A, category B, category C. According to Mehtab, states like Tamil Nadu and Kerala are exempt as per the Official Languages Act 1963 and the rules and regulations of the Act 1976. तो law यहाँ पर implement किया जाएगा only in A category states जहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अकॉर्डिंग टू रूल्स रीजन ए इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ बिहार, हरियाणा, बेसिकली जहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। रीजन बी इंक्लूड्स गुजरात, महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड द यूटीज ऑफ चंडीगढ़। अदर स्टेट्स जहाँ पर हिंदी इज लेस देन 65%, तो उनको यहाँ पर रीजन सी में रखा गया है। द कमिटी हैज सजेस्टेड कि यहाँ पर एफर्ट्स करने चाहिए जिसकी वजह से हिंदी का यूज इंक्रीज हो और 100% हो जाए इन द ए स्टेट्स। मेहताब सेड द यूज ऑफ हिंदी इन मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस एंड होम आर 100%, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री में अभी तक यूज ऑफ हिंदी 100% नहीं हो पाया है। इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट सच रिकमेंडेशंस हैव बीन मेड? नहीं, इससे पहले बहुत बार रिकमेंडेशंस दी जा चुकी हैं। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड डिसाइडेड कि हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगे 15 सालों तक ऑफ द रिपब्लिक, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा एंटी हिंदी एजुटेशंस देखे गए इन द साउथ। फिर सेंटर ने अनाउंस किया जो इंग्लिश है वो उसके बाद भी यूज़ की जाएगी आफ्टर 1965। जनवरी 18, 1968 में पार्लियामेंट यहाँ पर पास करती है ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशन टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम कि कैसे हम हिंदी के यूज़ को इंक्रीज कर सकते हैं फॉर ऑफिशियल पर्पसेस विद द एक्टिव प्रमोशन ऑफ द हिंदी बीइंग मैंडेटेड बाय आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमें हिंदी को प्रमोट करना है। द ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी वाज सेटअप। तो फर्स्ट रिपोर्ट जो कमेटी है उसने यहाँ पर सबमिट की 1987 में, 9th रिपोर्ट यहाँ पर 2011 में सबमिट की है। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। अ लिबरल फेस 1 वांग यांग मे बी नेक्स्ट चाइना प्रीमियर। तो यहाँ पर जो लीडरशिप है वो तो जाने वाली शी जिनपिंग के पास और उनको यहाँ पर 3rd टर्म मिलने वाला है, और बाकी यहाँ पर जो प्रीमियर है वो बन सकते हैं वांग यांग। वाइल द प्रीमियरशिप इज नंबर 2 इन द लीडरशिप, लेकिन अब प्रीमियरशिप की इतनी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं रहेगी क्योंकि जो भी पावर्स है वो कंसोलिडेट कर लिए है शी जिनपिंग ने अपने पास। नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिश ऑयल पाइप हिट बाय लीक एज यूरोपियन यूनियन मिनिस्टर्स टैकल एनर्जी क्राइसिस। तो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि नॉर्ड स्ट्रीम जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, नॉर्ड स्ट्रीम में यहाँ पर लीकेज हो रहा है। अब यहाँ पर बात की गई सेकेंड पाइपलाइन की, दैट इज ड्रूजबा। Poland said the leak in one of the Druzhba pipelines on the main route for the oil to Germany was probably caused by an accident. तो यहाँ पर इसमें भी प्रॉब्लम आ गई है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन दैट सर्व जर्मनी इज आउट ऑफ एक्शन आफ्टर अ लीक लास्ट मंथ, तो जिसकी वजह से आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन को प्रॉब्लम होने वाली है। वेस्ट मीट्स टू प्लेज मोर आर्म्स फॉर कीव। तो यहाँ पर वेस्ट ने बेसिकली यही कहा है कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देंगे ये लोग कीव को। बाकी जो बाइडन का ये कहना है कि सऊदीज़ और यहाँ पर ओपेक प्लस जो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये ऑयल प्रोडक्शन को कट करेंगे तो सऊदीज़ इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे। नेक्स्ट है बाइडन्स न्यू सिक्योरिटी प्लान एम्स एट चाइना एंड रशिया। तो व्हाइट हाउस ने यहाँ पर रोल किया है अ लॉन्ग डिलेड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, और इनका ये कहना है कि अभी हमें रशिया थ्रेट दिख रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा जो थ्रेट है वो चाइना ही है, और चाइना यहाँ पर इकोनॉमिक पावर हाउस ना बन जाए तो उसके लिए इनको कॉम्पीट करने की जरूरत है विद द चाइना। इवन आफ्टर द रशियन इन्वेजन चाइना represents the most consequential challenge to the global order. China harbors the intention and increasingly the capacity to reshape the international order in favor of one that tilts the global playing field to its benefit. अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज तो हमने स्टार्टिंग में ही रिवाइज कर लिया था तो इसको रिवाइज नहीं करेंगे, बाकी हम चलते हैं आगे। एनजीटी, तो एनजीटी के बारे में आपको बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। अगर आप पीडीएफ लोगे तो उसमें आपको सारे बेसिक फैक्ट्स मिल जाएंगे जो भी स्टैटिक पार्ट है रिलेटेड टू एनजीटी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन 2021 में बनाई गई थी। बाकी जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे, जो भी यहाँ पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल आने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का जैसा रिलीजियस कैरेक्टर था
था वो वैसा ही रहेगा, उसको यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। एंड नो सूट शैल लाई इन एनी कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पर जो रिलीजियस कैरेक्टर उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन रिलीजियस कैरेक्टर को असर्टेन तो किया ही जा सकता है। द असर्टेनमेंट ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस इज नॉट बार्ड बाय द एक्ट। फिर हम चलते हैं आगे। कर्नाटका हिजाब बैन के ऊपर आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है। सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था 2015 में श्रेया सिंगल केस में, लेकिन उसके बाद भी इस एक्ट को यूज़ किया जाता है और लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो एक्ट है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट की यहाँ पर टारगेट अचीव क्यों नहीं हो पाया इन्फ्लेशन का। तो यहाँ पर जो आरबीआई गवर्नर है उनका ये कहना है कि ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन और इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा। तो ऑथर का यही कहना है कि अगर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था दैट रिमोट विलेज अलॉन्ग द बॉर्डर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है टू द रिमोट विलेजेस, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टोपोग्राफी को भी कंसिडर करो टैक्स डिवोल्यूशन करते समय। तो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, देयर इज हिस्ट्री बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ फेडरल फाइनेंस। तो यहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंडेशन देता है कि टैक्स डिवोल्यूशन कैसे होगा, वर्टिकल डिवोल्यूशन कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसे होगा। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनकम डिस्टेंस कैसा है, एरिया कैसा है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसी है, फॉरेस्ट कितने हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि एरिया में आपको ये भी कंसिडर करना है कि टोपोग्राफिकल एरिया है या प्लेन एरिया है। फिर हम चलते हैं आगे। इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड मोस्ट लाइकली टू स्टे बैक इन डेवलप्ड नेशंस। तो यहाँ पर OECD ने रिलीज़ की है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022, और जिसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जो भी इंडियंस एजुकेशन पर्पस से जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ज़्यादा चांसेस है कि वो वहाँ पर ही रह जाएं और वहाँ की लेबर फोर्स को ज्वाइन कर लें। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, जो भी चाइना के यहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर पढ़ने तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो वापस से चाइना में आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो कि रिलीज़ की है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, और इसके अकॉर्डिंग 69% डिप इन वाइल्ड लाइफ इन 5 डेकेड्स, और इंडिया में भी ये हमें डिप देखने को मिला है हनी बीज में, टर्टल की पॉपुलेशन में। बाकी 2024 में हमारा मेन टारगेट रहेगा ग्रोथ, इन्फ्लेशन को भी मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल बताया गया था। इंडिया यूके FTA ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी होम सेक्रेटरी उनका ये कहना है कि अगर हम ओपन बॉर्डर्स ऑफर करेंगे इंडिया के साथ तो इंडिया के बहुत सारे लोग यूके में आकर रहने लगेंगे, और वैसे भी इंडियंस वो हैं जो कि यहाँ पर वीज़ा पर ओवर स्टे करते हैं। फिर हमने इंटरपोल डिस्कस किया, इंटरपोल और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिससे जो पुलिस की एक्शन है वो कोऑर्डिनेट हो सकें, तो उसके लिए यहाँ पर इंटरपोल है। रेड कॉर्नर नोटिस यहाँ पर क्यों इशू किया जाता है, तो रेड कॉर्नर नोटिस आर इशूड फॉर फ्यूजिटिव्स जो कि वांटेड है फॉर प्रोसिक्यूशन और टू सर्व अ सेंटेंस, तो उनके लिए रेड नोटिस यहाँ पर इशू किया जाता है। ये कोई यहाँ पर वारंट नहीं होता है फॉर द अरेस्ट। फिर यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये कौन रिलीज़ करता है, IMF रिलीज़ करता है, और ये कहा गया है कि यहाँ पर स्टैगफ्लेशन आ सकता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब स्टैग्नेशन, इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर रही और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट डार्ट मिशन। तो डार्ट मिशन क्या है, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, और इसमें स्पेसक्राफ्ट ने क्रैश किया था एस्टेरॉइड में, और एस्टेरॉइड की यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री को चेंज करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर लैंग्वेज पैनल रिकमेंडेशंस। तो अभी लैंग्वेज पैनल रिकमेंडेशंस पब्लिक डोमेन में नहीं है, जब पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे तो इंडियन एक्सप्रेस जरूर इसको कवर करेगा, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर जो मेंशन था वो हमने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बात करता है कि हिंदी को यहाँ पर प्रमोट करना है, और ये कहा गया है कि जो हिंदी है उसको इम्पोज करने की जरूरत नहीं किया जाएगा और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो बेसिकली यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड कर दी गई, कैटेगरी A जो कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, कैटेगरी B, कैटेगरी C इसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर पॉलिश ऑयल पाइप हिट, तो इसका जो नाम है दैट इज ध्रुजबा। बाकी हम नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और बाइडेन का न्यू सिक्योरिटी प्लान है जिसको कि एम किया जाएगा चाइना और रशिया के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर चाइना और रशिया बिगेस्ट थ्रेट है फॉर द US। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।